हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। मैं हूं एमएल और आप देख रहे हैं एमएल सर क्लास। आज की इस क्लास में हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले भाग के बारे में, नाउन। इससे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान चुके हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, इन सब के बारे में जान चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डली है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज केवल हम जानेंगे नाउन के 5 प्रकारों के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले इसी प्रकार के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए आज की वीडियो को। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा हो। 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार मतलब पहला जो प्रकार है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो पूरी जाति या संपूर्ण जाति का बोध कराते हो या सम्मिलित जाति का बोध कराते हो वो कॉमन नाउन कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो जाति का बोध कराते हैं, देखिए जैसे मैन। मैन एक संपूर्ण जाति का बोध करा है, पुरुष जाति का बोध कर रहा है। बुक, बुक मतलब संपूर्ण बुक जाति का बोध करा है। काउ, गाय जाति का। और स्टूडेंट मतलब संपूर्ण छात्र जाति का बोध करा रहा है। अब जैसे जाति से संबंध यहाँ थोड़ा सा समझें। जाति मतलब यहाँ मैन जो है पूरी पुरुष जाति का बोध करा रहा है। यही यदि किसी का नाम मोहन बोल दूं तो वो मोहन पुरुष तो है, लेकिन वो कौन सी नाउन हो जाएगी? अपनी आने वाली जो नाउन है वो प्रॉपर हो जाएगी। ठीक है। बुक, यहाँ पर बुक किसी का नाम नहीं है, इसलिए ये संपूर्ण बुक्स की जाति का बोध करा रहा है। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि जातिवाचक यानी कि ऐसे शब्द जो सम्मिलित रूप से किसी नाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो कॉमन नाउन कहलाते हैं। अगला जो इसका प्रकार है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब ऐसे शब्द, इसको पहले हिंदी में जान ले, इसका बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति के निजी नाम या स्थान या किसी भी शब्द के निजता को बताते हैं, मतलब उसकी निजता को बताते हैं, वो व्यक्तिवाचक प्रोनाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। जैसे निजी से मतलब वंस ऑन, मतलब वो खुद का है, वो दूसरे का नहीं है ना। वो ऐसा नहीं कह सकते कि दूसरा है ये, वो केवल एक ही होगा। ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर में ही होती है। ठीक है ना। सिंगुलर के साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि ये हमेशा कैपिटल से ही शुरू होते हैं। कैसे शुरू होते हैं? कैपिटल लेटर से ही हमेशा शुरू होते हैं। जैसे अतुल, अतुल एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। तो जैसे मैन है, या मैन बताया था ना, मैन कॉमन नाउन हो गया क्योंकि मैन वो है एक सम्मिलित शब्द है, और अतुल एक विशेष व्यक्ति का नाम है। जनवरी, जनवरी एक विशेष शब्द है, और जैसे उसके ग्रुप की बात करें तो जनवरी का ग्रुप जो शब्द होगा वो होगा मंथ्स, है ना, जिसको हम जातिवाचक कहेंगे। अब इसी प्रकार से हम कोलेरा और भोपाल की बात करेंगे। कोलेरा एक बीमारी का नाम है, तो प्रॉपर नाउन में यदि बीमारी का नाम यदि आता है तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। भोपाल एक स्थान का नाम है, और स्थान का नाम भी प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आता है। अगला जो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं वो कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आर्मी, आर्मी अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, मतलब सैनिकों का समूह। क्लास किसका समूह होता है? छात्रों का समूह। टीम खिलाड़ियों का समूह। क्राउड बहुत सारे लोगों का समूह। तो जहां समूह का बोध होता है वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अगला है मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब जिससे ऐसे शब्दों का बोध हो वो जो हमेशा रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। रॉ मटेरियल मतलब जैसे मटेरियल शब्द हम जानते हैं पहले से, जिसको हम पदार्थ बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो किसी पदार्थ का बोध कराते हो, या ये कहें कि उनसे कोई मानव निर्मित चीज बनाई जाती हो, उनसे कोई मानव निर्मित या मानव से कोई नई चीज निर्मित करता हो, वो मटेरियल यानी पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती। जैसे आयरन, आयरन एक प्राकृतिक चीज है, इससे लोग क्या बना देते हैं? मानव बहुत सारी चीजों को निर्मित करता है। वाटर, वाटर एक प्राकृतिक चीज है, इससे हम बहुत सारी चीजों को बनाते हैं, मनुष्य बहुत सारी चीजों को बनाता है। कॉटन और स्टोन इसी प्रकार के शब्द हैं। अगला जो प्रकार है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये थोड़ा सा
कठिन लगता है कई बार समझने में, लेकिन आप इसको समझिएगा, आज समझेंगे तो हमेशा के लिए इसको समझ जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस भाववाचक संज्ञा, ऐसे शब्द जो भाव को व्यक्त करते हो, क्या करते हो, भाव को व्यक्त करते हो, वो भाववाचक या एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आते हैं। इनमें क्या होता है, गुण होता है, जैसे ऑनेस्टी क्या है, गुण है। जैसे इसमें दशा होती है, दशा मतलब स्थिति को बताता है, जैसे ऑनेस्टी ईमानदारी ये एक गुण हो गया। पॉवर्टी उसकी स्थिति की बताई यानी गरीब। चाइल्डहुड अवस्था को बताता है, क्या बताता है, अवस्था बता रहा है कि किस अवस्था का है, यानी चाइल्डहुड मीन्स बचपन। फाइट मीन्स कार को बताता है। तो इस प्रकार से जहां भाव व्यक्त किए जाते हैं, इसके हम दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा समझें कि ऐसे शब्द जिनको हम छू या देख नहीं सकते हैं, उनको केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, भाव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो शब्द कौन से कहलाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आएंगे। चलिए अब आप पांचों प्रकारों को जान गए होंगे, लेकिन आप एक चीज और इसमें थोड़ी सी समझें कि ये तो आसान है कि हम मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम आसानी से समझ जाते हैं। यदि किसी सेंटेंस में लिखा आता है, उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना हो, अलग अलग करना हो, तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि ये मटेरियल नाउन है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब समस्या तब आती है खास करके कॉमन नाउन में और कलेक्टिव नाउन में। ये दो ऐसे शब्द हैं क्योंकि इसमें भी सम्मिलित शब्द प्रयोग होता है कॉमन में, और इसमें समूह, मतलब दोनों शब्द आपस में थोड़े से मेल खाते हैं। तो इस एक उदाहरण और मैं आपको देता हूँ, उस उदाहरण के माध्यम से आप जान जाएंगे कि इनमें दोनों में क्या अंतर होता है। जैसे ये उदाहरण लिखा है, ये दो शब्द लिखे हुए हैं इधर से, है ना, ये चार्ट बना हुआ है, तो ये चार्ट के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि कलेक्टिव नाउन में और कॉमन नाउन में क्या अंतर होता है। जैसे बुक्स है, बुक्स यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, क्योंकि बुक्स एक क्या करा रहा है, जाति का बोध करा रहा है, पुस्तक जाति का बोध करा रहा है। गीता, द गीता, गीता एक पुस्तक का नाम है, यानी कि यहाँ कौन सी नाउन हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। कौन सी नाउन हो गई, प्रॉपर। लाइब्रेरी बहुत सारी पुस्तकों का समूह है, यानी कि इसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है ना, तो समझ में आया ना। बुक जो होगा वो कॉमन नाउन होगा, गीता उसका नाम जो आ गया वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और कलेक्टिव क्या होगा, लाइब्रेरी। ऐसे ही प्लेयर, प्लेयर एक जाति का बोध करा है, खिलाड़ी जाति का। विराट एक खिलाड़ी है, यानी कि उसका प्रॉपर नाउन है, वो नाउन है, उसका नाम है। और प्रॉपर नाउन का ये जो टीम है वो काय का ग्रुप है, खिलाड़ियों का, यानी इन प्लेयरों का ग्रुप है, इसलिए उसको कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है ना, तो आप आशा है कि इतना समझ चुके हैं। अब जानते हैं कि इसके जो जेंडर, नंबर और केस होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप यदि इसको जान गए तो आपके लिए नाउन को समझना बहुत आसान होगा और एक महत्वपूर्ण चैप्टर आप समझ जाएंगे। देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पे एक चार्ट बना हुआ है, नाउन का एक चार्ट बना हुआ है, जिसमें जेंडर, नंबर और केस अलग अलग रंगों में उसको मैंने पॉइंट किया है ताकि आपको समझ में आ सके। तो जेंडर यानी लिंग, नंबर यानी वचन, और केस मीन्स होता है कारक शब्द, है ना। तो आप ये समझिए कि जो जैसे जिस प्रकार से हिंदी में हम पढ़ते हैं संज्ञा के अलग अलग लिंग पढ़ते हैं, अलग वचन पढ़ते हैं और उसके कारक शब्द भी पढ़ते हैं, तो ऐसे ही नाउन में हम अंग्रेजी में जेंडर को देखेंगे। सबसे पहला हम चैप्टर लेते हैं जेंडर। ठीक है ना, जेंडर जो शब्द है वो लिंग कहलाता है, जैसे कि आप उसकी हिंदी मीनिंग मैंने आपको बता दी है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, जेंडर 4 प्रकार के होते हैं अंग्रेजी में। वो होता है, पहला जो होता है वो होता है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर मींस पुल्लिंग, ऐसे ऐसे शब्द जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है वो मैस्कुलिन जेंडर होता है, जैसे मैन, किंग, ब्रदर। फेमिनिन जेंडर दूसरा है, फेमिनिन मतलब ऐसे शब्द जिससे महिला जाति का बोध होता है, तो वो वुमन, क्वीन, सिस्टर। न्यूट्रल जेंडर ऐसे शब्द जिससे निर्जीव शब्द वस्तुओं का बोध होता है, जैसे टेबल, पेन, फैन आदि। कॉमन जेंडर जिस प्रकार से अपन कॉमन नाउन में पढ़ा था, उसी प्रकार से कॉमन ऐसे शब्द जो सम्मिलित रूप से प्रयोग किए जाते हैं वो कॉमन जेंडर या कॉमन, यदि हम कॉमन जेंडर में पढ़ेंगे तो कॉमन जेंडर कहलाएंगे, कॉमन नाउन में पढ़ेंगे तो कॉमन नाउन कहलाएगा। तो आप देखिए, कॉमन जेंडर मतलब ऐसे शब्द जो
कॉमन रूप से ना तो महिला का बोध कराते हो ना पुरुष का बोध कराते हो, मतलब दोनों का एक साथ बोध कराते हो, वो क्या कहलाएंगे? कॉमन जेंडर कहलाएंगे। जैसे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, और इसमें ना तो किसी लड़की की बात होती है ना ही लड़के की बात होती है। फ्रेंड्स दोस्त होते हैं जो उसमें लड़का और लड़कियां दोनों शामिल होते हैं। कजिन, कजिन एक ऐसा शब्द है जो लड़का और लड़की दोनों का बोध कराता है। बस जैसे हम कई बार देखते हैं कई बच्चे गलती कर देते हैं कि वो कहते हैं ही इज माई कजिन ब्रदर, तो वहाँ ब्रदर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कजिन अपने आप में संपूर्ण मीनिंग रखता है। कजिन का मतलब होता है यदि आप ही के साथ लगा रहे हैं तो वो ब्रदर है, और यदि सी के साथ लगा रहे हैं तो वो क्या है? लड़की है, यानी उसकी चाचा की या जो भी उसकी बहन है वो लड़की है। तो जैसे ही इज माई ब्रदर, सॉरी ही इज माई कजिन, वहाँ ब्रदर लगाने की आवश्यकता नहीं। सी इज माई कजिन, वहाँ सिस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप जेंडर को समझ गए होंगे। जेंडर अब कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। तो ये एक चैप्टर है, इसको संपूर्ण चैप्टर में जानेंगे। अगला जो है वो है नंबर। अगला क्या है? नंबर। नंबर मीन्स वचन। हर शब्द के जो नाउन होते हैं उनके वचन होते हैं। अब वचन कैसे होते हैं? हिंदी की तरह अंग्रेजी में भी वचन दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत में हालांकि 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन अंग्रेजी में केवल 2 ही वचन होते हैं। पहला है सिंगुलर नंबर, दूसरा है प्लूरल नंबर। सिंगुलर मतलब ऐसे शब्द जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, वो सिंगुलर नंबर यानी एक वचन कहलाते हैं। जैसे अ मैन, अ गर्ल, एन एग, मतलब इसमें एक ही चीज का बोध हो रहा है, एक ही वस्तु का बोध हो रहा है। प्लूरल नंबर ऐसे नंबर कहलाते हैं जो एक से ज्यादा का बोध कराते हैं। क्या का बोध कराते हो? एक से ज्यादा का बोध कराते हो। जैसे मैन, गर्ल, एक्स, मतलब जनरली ये जो शब्द होते हैं प्लूरल नंबर वाले, इसमें एस या यस लगा होता है, ठीक है ना? एस या यस लगा होता है, लेकिन इसकी एक क्या होती है कि एस या यस तो लगा होता है, लेकिन कई जगह ऐसे शब्द होते हैं कि बात, जैसे ये मैन है, इसको मैन पढ़ते हैं तो इसके अंदर ही एक स्वर में बदलाव करके इसका बहुवचन बना दिया गया। तो बहुत सारे इसके नियम हैं, इसको हम अगले चैप्टर में निश्चित पढ़ेंगे। अगली जो चीज है अपनी वो है केस। केस मीन्स होता है कारक। कारक शब्द जो होते हैं किसी भी ग्रामर के बहुत महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, किसी भी उसके लिए, खास करके ग्रामर को जानने के लिए, ग्रामर की पहचान करने के लिए। तो आप देख रहे होंगे कि नाउन के 3 केस होते हैं। पहला होता है नॉमिनेटिव केस, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। सब्जेक्टिव केस यानी ऐसे शब्द जो वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करे। सब्जेक्ट जानते हो, हम टेंस में बहुत पहले से जानते होंगे, या अभी नहीं जानेंगे तो हम टेंस इसके आगे पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको जरूर बताऊंगा। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, जो वाक्य में कार्य करने वाला होता है, जो क्या होता है? कार्य करने वाला होता है। उसका जो हमें पता लगाना है कि इसमें कर्ता कौन है, तो उसमें हमें प्रश्न करना पड़ेगा कौन। यदि हम प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर जो मिलेगा हमें, वही हमारे उस वाक्य का कर्ता होगा। जैसे अतुल थ्रू अ बॉल, तो हम इसमें प्रश्न करेंगे कौन कौन, जैसे अतुल ने बॉल फेंकी। अब हम जैसे हमें अतुल नहीं पता, जैसे इसमें प्रश्न करेंगे हु थ्रू अ बॉल, बॉल किसने फेंकी, तो उसका जो हमें उत्तर मिलेगा वो क्या मिलेगा? अतुल मिलेगा। यानी अतुल यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्टिव केस में अतुल है, नॉमिनेटिव केस में अतुल है। ठीक है ना, समझ गए होंगे। अगला है ऑब्जेक्टिव केस। अगला क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव जो केस होता है वो क्या होते हैं? जैसे मोहन गेव अतुल आ बॉल, मोहन गेव अतुल आ बॉल, मोहन गेव अतुल, मोहन जो यहाँ पर आप यहाँ पर न पढ़ा, मोहन यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, और अतुल जो यहाँ पर है वो ऑब्जेक्टिव केस है। साथ में यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक अ बॉल भी है और अतुल भी है। तो जो ध्यान रखना कि जो 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इस दोनों को ध्यान से हमें समझना है। ये इसका भी एक पूरा वीडियो में आपको लेकर के आऊंगा। तो मोहन गेव अतुल, जो अतुल है इसका जो क्रिया का जो असर पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है? अतुल पे पड़ रहा है, अ बॉल पे पड़ रहा है, इसलिए उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया?
अतुल या आ बॉल हो जाएगा। ठीक है ना। अगला जो है पजेसिव केस, यानी जिसमें ऐसे शब्द जिसमें अपनत्व दिखता है, मतलब निजनेस दिखती है, निजता दिखती है, वो पजेसिव केस होते हैं। जैसे इन शब्दों को आपने देखा तो होगा, लेकिन इसके नियम के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत आवश्यक होता है। आप इसके नियम के बारे में जरूर जानें। तो देखिए इसका नियम क्या होता है। नियम मतलब पजेसिव केस मतलब जैसे बताया ना, निजता। द बॉयज स्कूल, द बॉयज बुक, जो एस लगा है इसमें, जो अपोस्ट्रोफी लगा है, पजेसिव में हमेशा ध्यान रखना अपोस्ट्रोफी एस लग जाता है जब भी, जैसे द बॉयज बुक मतलब लड़के की पुस्तक, उसकी निजता की बात हो रही, लड़के की पुस्तक। अब दूसरा जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। बॉयज स्कूल, क्या लिखा है, बॉयज स्कूल। अब इसको मैं थोड़ा सा पूरा दिखाऊंगा आपको, स्कूल दिख नहीं रहा। हाँ, तो देखिए बॉयज स्कूल मतलब बॉयज के बाद जो अपोस्ट्रोफी लगा है, दोनों में अंतर क्या है कि इधर बॉयज के एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगा है, इधर वाई और एस के बीच में अपोस्ट्रोफी, जो ऊपर जो कॉमा जैसा मार्क होता है उसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, है ना। ये भी एक अलग चीज़ है पढ़ने की, इसको भी मैं निश्चित रूप से आपको ग्रामर के सेक्शन में पढ़ाऊंगा। तो बॉयज बुक और बॉयज स्कूल, तो जो बॉय यदि बहुवचन है, यदि कोई शब्द बहुवचन है और उसमें हमें अपोस्ट्रोफी लगाना है या उसका पजेसिव केस बनाना है, तो ध्यान रखना बहुवचन में फिर एक एस नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें एस पहले से ही लगा है। तो केवल उसमें जब उसकी हमें पजेसिव केस बनाना होगा तो उस शब्द में केवल अपोस्ट्रोफी लग जाएगा, जिससे इस प्रकार से यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है ना। जैसे बॉयज स्कूल, गर्ल में गर्ल्स और अपोस्ट्रोफी स्कूल लग जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही एक चीज और इसमें ध्यान देने बात है केस में, हालांकि ज्यादा नहीं है केस समझने के लिए, एक और इसमें ध्यान दे लें कि केस में कई बार बच्चे गलतियां कर देते हैं। जैसे हमेशा जो पजेसिव केस होता है वो केवल सजीव चीजों के लिए ही बनाया जाता है। जैसे बॉयज बुक है, मेंस बुक है, टीचर्स बुक है, तो केवल जो जीवित मतलब लिविंग थिंग्स हैं, जीवित चीजें हैं, मनुष्य पुरुष वर्ग है, जो मानव वर्ग है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यदि निर्जीव चीजों की बात हो जाती है, जैसे हम कहें टेबल्स लेग, क्या कहें, टेबल्स लेग, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टेबल्स लेग नहीं होगा, लेग ऑफ टेबल, ये इस प्रकार से उसको लिखा जाएगा। तो इस प्रकार की बोलने में अक्सर गलतियां बच्चे करते हैं जो सीखते हैं। तो यदि आप सही तरीके से और बिगिनर हैं और सीख रहे हैं तो इस चीज़ को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना है आपको और ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपने ये चार्ट देख लिया होगा, आप समझ गए होंगे कि नाउन, केवल नाउन के प्रकार जानना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसके जेंडर, नंबर और केस को जानना भी बहुत आवश्यक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है आप नाउन के प्रकारों को और जेंडर, नंबर और केस को समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के। मैं जैसा कि मैंने बताया कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं एक सीरीज की तरह चलाऊंगा, आप उसको उन सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।